सभी उपस्थित लोगों को मेरी नमस्ते। नेहा जी। जी सभी को मेरी ओर से भी नमस्कार है। और आज का कार्यक्रम सृजन संवाद का अत्यंत विशिष्ट है, इसलिए क्योंकि हम 150वीं श्रृंखला के क्रम में आज सृजन संवाद करेंगे। सृजन के जितने आयाम हैं उन पर संवाद के लिए जो इस कार्यक्रम का निर्माण हुआ, जिसमें स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो लेखक हैं वो इस मंच पर जुड़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तरीके से, और आप जानते हैं। और एक सहज शुरुआत के साथ, बिना किसी बहुत हंगामे के साथ, ये एक यज्ञ है जो धीरे धीरे महायज्ञ में बदलता जा रहा है। और निश्चित रूप से तमाम लेखकों का और युवाओं का, अ, दर्शकों का, श्रोताओं का स्नेह रहा है इस कार्यक्रम के प्रति, कि धीरे धीरे इस कार्यक्रम ने ये पड़ाव प्राप्त किया है। और इसके लिए निश्चित रूप से जिन्होंने इसकी परिकल्पना की, डॉक्टर विजय शर्मा जी, वो बधाई की हकदार हैं। और मुझे लगता है कि आज उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि जिसकी शुरुआत उन्होंने एक उम्मीद के साथ की थी कि वो बहुत सारे रचनाकारों को जोड़ेंगी, चाहे वो नए हों या पुराने हों, और मिलकर एक नए और पुराने के बीच में ब्रिज भी बनेगा, एक समन्वय भी बनेगा लेखन और लेखन को पढ़ने वालों के बीच में। तो उनकी ये कोशिश जो है वो तमाम उठापटक के बावजूद, उनकी व्यक्तिगत भी, प्रोफेशनल भी, और पूरे संसार में भी जिस तरह की उथल-पुथल पिछले दिनों रही कोरोना को लेकर, बावजूद इसके भी ये सतत रूप से चलता रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस मंच पर आए हुए तमाम हमारे अतिथि और उनके विषयों पर बात करूं, उसके पहले मैं आमंत्रित करती हूँ विजय जी को कि इस विशेष कार्यक्रम की विशेष शुरुआत वो अपने स्वागत उद्बोधन से करें। आप म्यूट हैं दी, आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू। सबको एक बार फिर से नमस्ते। जैसा कि नेहा जी ने अभी बताया, ये हमारी 150वीं गोष्ठी है और हम लोग हर हाल में इसे चलाए रखने का जतन करते आ रहे हैं। बहुत लोगों का सहयोग मिला है, बहुत सारे साथी जुड़ते हैं, हटते हैं, फिर किसी कारण से जुड़ जाते हैं, फिर व्यस्तता के चलते बहुत एक्टिव नहीं हो पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सहयोग करते हैं और बहुत सक्रियता के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और उसी का नतीजा है कि हम आज 150वीं पायदान पर खड़े हैं। ये सच में गर्व और प्रसन्नता की बात है कि कोई कार्यक्रम 150वें पायदान पर निर्विघ्न रूप से, मैं कहूँगी, पहुँच गया। छोटी मोटी बाधाएं आई हैं, लेकिन वो तो बहुत ही स्वाभाविक है। तो हम लोग आज 150वीं गोष्ठी में उपस्थित हैं और हम लोगों ने ऐसा तय किया है कि हम लोग इस 150वीं गोष्ठी को एक श्रृंखला के रूप में कई कड़ियों में चलाएंगे, जिसमें हम मुख्य विषय के रूप में रखेंगे। विषय हमारा होगा युद्ध के विरुद्ध। आज हम लोग उसी में साहित्य के हस्तक्षेप पर बात करने वाले हैं और भविष्य में हमारी योजना है कि काव्य का हस्तक्षेप इसमें हो। युद्ध के विरुद्ध हम सिनेमा पर बात करें, युद्ध के विरुद्ध हमारा हस्तक्षेप अवश्य हो कलाओं के द्वारा भी। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो हमारे लिए भविष्य के लिए तय की गई है सदस्यों के द्वारा। बहुत सारे और भी सुझाव आए हैं, जिनमें से कुछ हमको आगे चल के जरूर सक्रिय रूप से करने हैं। आज जैसा कि हमारा विषय है युद्ध के विरुद्ध साहित्य का हस्तक्षेप, मैं जब भी इस विषय पर सोच रही हूँ, मेरे मन में बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे उपन्यास आ रहे हैं, क्योंकि मैंने द्वितीय विश्व युद्ध पर बहुत काम किया, इसलिए इसकी थोड़ी सी जानकारी मुझे है। सबसे पहले तो मेरे मन में नोबेल पुरस्कृत
साहित्यकार लुई ब्रांडले की कहानी युद्ध ही आती है, जिसका नाम ही युद्ध है। बहुत ही मार्मिक कहानी है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास तमाम और कहानियां हैं। थॉरो की एक कहानी बहुत सुंदर कहानी है, जो उन्होंने द बैटल ऑफ द एंड्स के नाम से लिखी है, और वो पूरे युद्ध की कहानी को एक इतनी सुंदर उक्ति से समाप्त करते हैं कि वो सदा सदा के लिए याद रह जाती है। मैं उक्ति यहाँ पर कोट नहीं कर रही हूँ। मोपासा ने भी युद्ध के विरुद्ध कहानी लिखी है, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखी है। और उपन्यासों की बात करें तो चूंकि हिटलर काल पर बहुत सारा साहित्य मैंने पढ़ा, तो उसमें बहुत सारे उपन्यास भी हैं। ढेर सारे उपन्यासों के नाम मेरे मन में आते हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ कई विशेषज्ञ, इस विषय के खास जानकार उपलब्ध हैं। और गोष्ठी की शुरुआत में मैं सबसे पहले हमारे मंच पर उपस्थित और पहली बार आने वाले हमारे सम्मानित वक्ता विजय जी का स्वागत करती हूँ। वर्धा से हमारे साथ इस समय अमरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। वो सृजन संवाद के सक्रिय सदस्य भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई बार मंच को सुशोभित भी किया है। उनकी रुचि साहित्य और सिनेमा दोनों में है। और मैं यहाँ बताती चलूँ कि नेहा जी ने कहा ये विषय मैंने चुना नहीं, ये विषय सुझाया था अमरेंद्र जी ने, तो ये उनके सुझाए हुए विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ओमा जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्टीफन स्वाइग पर, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही था, उसका पूरा जीवन उससे प्रभावित था, उस पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और मैंने पहले भी एक बात कई बार कही है कि स्टीफन स्वाइग को हिंदी में लाने वाले उमा शर्मा जी हैं। आज वो हमारे साथ उपस्थित हैं। वो सृजन संवाद के सम्मानित सदस्य हैं। पहले भी कई बार वो यहाँ आ चुके हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नेहा जी उपस्थित है, जो आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगी। और वो बहुत व्यस्त है, कॉलेज उनका काफी देर तक आजकल चलता है, एग्जाम भी चल रहे हैं, फिर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो तो हमेशा ही आधी रात को भी मैं उन्हें कहूँ सृजन संवाद का कोई काम करने के लिए, तो वो हाजिर रहती हैं। उनका तहे दिल से स्वागत है। अंशु तिवारी यहाँ पर सबसे कम उम्र की सदस्य के रूप में उपस्थित है। इन्होंने कई साल से हालांकि सृजन संवाद को ज्वाइन किया हुआ है, सक्रिय रही हैं। हाल ही में इन्होंने लेक्चरशिप भी ज्वाइन की है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है। उनको मैं बधाई देती हूँ और आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए उनका भी स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, सृजन संवाद का यह कार्यक्रम फेसबुक लाइव पर भी चल रहा है, और वहाँ बहुत सारे हमारे साथी उपस्थित हैं। मैं उन सब का भी इस मंच पर स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपने कमेंट्स हमें दें, ताकि हमें मालूम हो सके कैसा कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ उनके मन में यदि कोई प्रश्न उठता है, किसी बात से सहमति या असहमति है, तो उसे भी जाहिर करें, ताकि हम उसे भी जान सकें। ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने गुलेरी जी के युद्ध की बात कही है, ये बात सही है। हिंदी में गुलेरी जी की कहानी युद्ध पर आधारित है, प्रथम विश्व युद्ध पर है, लेकिन हिंदी में सच में बहुत कम काम हुआ है
युद्ध के संबंध में। हालांकि ये भी सही है कि हम लोग दोनों विश्व युद्ध में तो सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, हालांकि हमारी बहुत हानि हुई, लेकिन हमने भी 62, 65, 71 का युद्ध देखा है और अभी हाल में युद्ध के कगार पर हम खड़े हुए थे। हमारे यहाँ बहुत कम हिंदी साहित्य में युद्ध पर सामग्री मिलती है। अगर याद करूं तो हाल ही में गरिमा श्रीवास्तव का एक उपन्यास आया है, ऑस्विस, एक प्रेम कथा। और भी बहुत काम हुआ होगा। आज हम लोग सिर्फ गद्य की बात, साहित्य की बात कर रहे हैं। उसमें भी चूंकि मेरी जानकारी काव्य में ना के बराबर है, मेरी गति काव्य में ना के बराबर है, लेकिन हमारे साथ विजय जी उपस्थित है जो अवश्य हमें बहुत सारी बातों से परिचित कराएंगे। तो फेसबुक लाइव से जुड़े सदस्यों का स्वागत करते हुए उनकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं नेहा जी को सौंपती हूँ मंच, ताकि वो कार्यक्रम को आगे चलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी इस पूरी प्रस्तावना के लिए और हमारे पैनल में आए तीनों अतिथि वक्ताओं का परिचय भी कराने के लिए। और हम इस कार्यक्रम की जब संरचना के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाए, तो दो तरीके समझ में आए थे कि तीनों जो हमारे अतिथि वक्ता हैं वो अपना अपना वक्तव्य इस विषय पर रखें, और या फिर हम इसे सवाल जवाब के क्रम में आगे बढ़ाएं। और अंतिम सहमति इसी बात पर बनी कि अगर सवाल जवाब के रूप में ये बातचीत रखी जाए तो मुझे लगता है ज्यादा प्रभावशाली हो पाएगी और विषय के विभिन्न आयामों पे हम बात कर पाएंगे और दोहराव के खतरे भी कम होंगे। तो मैं इस विषय पर चर्चा करने के पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि रखते हुए और फिर कुछ सवाल जो है वो हमारे अतिथि वक्ताओं के सामने रखूंगी। जैसा कि विजय जी कह रही थी कि युद्ध के विरुद्ध साहित्य का हस्तक्षेप ये विषय चुना गया है और अमरीन जी की सलाह थी। और जैसा कि रेखा सेठी जी का एक कमेंट आया कि ये बहुत ही समय अनुकूल है, तो निश्चित रूप से समय अनुकूल तो है। और युद्ध के बादल जब ये विषय चुना जा रहा था तब तो बिल्कुल मंडरा रहे थे। अभी थोड़ी शांति है, कब तक ये शांति रहेगी ये हम कह नहीं सकते, लेकिन समय अनुकूल के अलावा जब हम साहित्य की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है कि एक ऐसी चीजें जो समय की गति से प्रभावित ना होती हों, बल्कि समय को काट कर वो शाश्वत रहें, समय के दायरे में वो शाश्वत रहें। तो निश्चित रूप से ये जो साहित्य वो किसी युद्ध के प्रतिरोध में या युद्ध के विरुद्ध में रचा जाता है, उसकी वो केवल प्रासंगिक ही रहेगा, वो केवल फौरी तौर पर हमारे काम का रहेगा, ऐसा हम नहीं मान सकते। मुझे याद आता है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते समय मैंने वॉर पोएट्स के बारे में पढ़ा और पढ़ाया है। और मैं जब याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही वो रोचक भी लगा था और बहुत जिसे हम कहते हैं आई ओपनर, आंखों को खोलने वाला भी था कि जो वर्ल्ड वॉर वन के समय एक माहौल बना युद्ध के लिए, तो जो प्रारंभिक वॉर पोएट्स के द्वारा लिखी हुई कविताएं हैं उनमें शौर्यता है, उनमें युद्ध को लेकर आग्रह है, आकर्षण है, उसमें वीरता की बातें हैं, उसमें देश को बचाने का साहस, शौर्य, पराक्रम ये भरा हुआ है। और उसके बाद जब एक समय गुजरता है और बहुत सारे सैनिक युद्ध के मैदान में होते हैं और युद्ध की विभीषिका उनके सामने होती है, तो जो कविताएं हैं उनका स्वर बदल जाता है और कहीं ना कहीं वो वहाँ जो युद्ध की विभीषिका है वो उनके काव्य और उनके गद्य का अंश बन जाते हैं। और उसके बाद जो थर्ड फेज उन वॉर पोइट्स की पोइट्री का है, उसमें हम देखते हैं कि दुख, दर्द और युद्ध के प्रति एक एक किस्म का
दुराव है कि अब वो नहीं चाहते कि इसे दोहराया जाए, क्योंकि उन्हें ये एहसास है कि युद्ध कोई नतीजे लेकर नहीं आता, और अगर कुछ लेकर आता है तो वो सिर्फ दर्द होता है, विनाश होता है, तकलीफें होती हैं, परिवारों में टूटन और घुटन होती है। तो ये जो एक परिदृश्य है, उस पे साहित्य जब रचा गया है, और जब हम ये तीनों फेज से गुजरते हैं, तीनों चरणों के कवियों को सुनते हैं, तो ये एहसास होता है कि ये केवल पराक्रम, वीरता और शौर्य का नाम जो है वो युद्ध के खिलाफ लिखी हुई जो है वो पोइट्री नहीं हो सकती। तो युद्ध के विरुद्ध भी हैं वो, युद्ध के साथ भी हैं, और युद्ध के पहले भी हैं। और ये पूरा क्रम है जो मुझे लगता है लेखन में मिलता है। तो लेकिन इस पे हम बात करें उसके पहले मैं चाहूंगी, विजय जी हमारे साथ हैं इस समय, विजय कुमार जी से मेरा आग्रह है कि वो युद्ध को परिभाषित करने की एक कोशिश अगर हम सबके लिए करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि युद्ध क्या हम वर्ल्ड वॉर 1, 2 और जो पाकिस्तान या किसी और देश से एक देश के बीच होता है, केवल वो युद्ध है, या जब हम ये युद्ध की चर्चा कर रहे हैं तो हमारे आंतरिक युद्ध भी शामिल हैं, हमारे गृह युद्ध भी शामिल हैं, और हमारे तमाम वैल्यूज के बीच होने वाले युद्ध भी शामिल हैं। तो एक बार हम अगर उस परिभाषा को, मुझे लगता है कि अगर गढ़ लें तो बातचीत आगे करने में आसानी होगी। विजय जी। विजय जी तो इस समय डिस्कनेक्ट है। अगर अगर वो डिस्कनेक्टेड है तो ये सवाल मैं अमरेन जी की तरफ प्रेषित कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ये विषय सुझाया है, तो लेकिन अब ये जिम्मेदारी थोड़ा सा उनका इंतजार करते हैं, लेकिन उस समय उससे पहले मैं कुछ उपन्यासों के नाम वो आ गए हैं, वो आ गए, विजय कुमार जी आ गए। ओ ठीक, तो उन्होंने प्रश्न पता नहीं सुना है कि नहीं, प्रश्न दोहरा दीजिए। नेहा जी प्रश्न दोहरा विजय दीजिए। जी आप सुन पा रहे हैं जी? विजय जी सुन पा रहे हैं मुझे, विजय कुमार जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। जी जी जी। सर मेरा सवाल ये था कि हम लोग युद्ध के विरुद्ध चर्चा कर रहे हैं, तो क्या चर्चा शुरू होने के पहले या चर्चा के प्रारंभिक चरण में आप युद्ध को परिभाषित करना चाहेंगे कि हम किस तरह के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं? एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाला युद्ध, देश के अंदर का आंतरिक युद्ध, हमारे अंदर का आंतरिक युद्ध, तो ये युद्ध की परिभाषा हम किस प्रकार से रखें अपने इस कार्यक्रम में? नमस्कार मैडम। जी मैं 21वीं सदी के इस दौर में जो हम युद्ध की स्थिति को देखते हैं, युद्ध तो प्राचीन काल से मनुष्य सभ्यता में रहा है, लेकिन आज 21वीं सदी का ये जो समय है, इसमें युद्ध के कुछ खास पहलू हैं जिनकी ओर हमें देखना होगा। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में कुछ वर्षों से युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के बीच में, और अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध की स्थितियां बनी गई। तो एक तो हम ये देखते हैं कि युद्ध जो है आज की दुनिया में लगभग एक न्यू नॉर्मल जैसी चीज बन गई है। युद्ध हो रहा है, लाखों लोग उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, सारा तहस नहस हो रहा है, लेकिन वो रोज की खबरों में एक खबर बन के रह जाता है। तो ये जो न्यू नॉर्मल है, इसको हमारे समय में जिस तरह से ले लिया गया है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत भयानक स्थिति है। दूसरी चीज मैं देखता हूँ कि युद्ध को अगर आप देखें तो 3 स्तरों पर युद्ध जो है हमारे लिए एक खास अ, अर्थ बना रहा है। एक तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, सिटीज एंड रिदम ऑफ लाइफ है ही, बर्बादी का एक पूरा मंजर चारों तरफ है। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रैशनैलिटी, जो एक बौद्धिकता, तार्किकता, नैतिक मूल्य, एक विवेक, उसकी समाप्ति हो रही है। और तीसरी चीज जो देखते हैं वो बहुत ही इसी से जुड़ी हुई घातक चीज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। जैसे आप ये देखिए कि आप टेलीविजन खोलें और आप किसी भी चैनल पे मारो मारो, घर में घुस के मारो, खत्म कर दो, शौर्य, पराक्रम, बर्बादियों के ऊपर जिस तरह का वातावरण एक शौर्य और पराक्रम का बन गया है, ये
भाषा अपने अर्थ खो रही है। और मैं ये देखता हूँ कि जैसे थोड़ा सा पीछे मुड़कर हम देखें, अभी 20वीं सदी के अंतिम दशकों में ये बात हो रही थी कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का समय है, भूमंडलीकरण का समय है, इसमें पूरी दुनिया में आर्थिक उदारीकरण से एक ऐसा समय आ जाएगा जब शीत युद्ध का दौर खत्म हो जाएगा और राष्ट्रों के निजी हित का कोई अर्थ नहीं रहेगा। पूरी एक नई एक ध्रुवी दुनिया में खुली अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय निगम, विश्व मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, उत्पादन और निवेश का एक विश्व स्तर का पैमाना, पूंजी का निर्बाध संचरण, फैलता हुआ बाजार, उन्नत टेक्नोलॉजी, संचार क्रांति, ये सब चीजें मिलकर इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल देंगी और युद्ध और कलह जैसी कोई चीज नहीं होगी। ये बातें कही जा रही थी, लेकिन क्या हुआ? वो सारा स्वप्न जो था ग्लोबल विलेज का, वो बिखर गया। 21वीं सदी में तो और भयानक रूप से अंतर्विरोध उभर कर आए हैं। हम ये देख रहे हैं कि 21वीं सदी का समय क्षेत्रीय असंतुलनों का समय है, राष्ट्रों की आपसी टकराहट है, पुराने झगड़े हैं, शिविर बंदियां हैं, और ये कलह और युद्ध जैसी जो चीजें हैं आज एक नए फॉर्म में, पहले से कहीं अधिक घातक रूप में हमारे सामने है। ये यूक्रेन और रूस के युद्ध में हम लोगों ने इस चीज को देखा। तो ये जो एक बात कही जा रही है कि युद्ध जो है एक नई तरह के सारे अंतर्विरोधों को सामने लेकर आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं एक संवेदनशील नागरिक के रूप में कि झूठ, नफरत, अफवाह, भेदभाव, अन्य की रची गई, अन्य का जो एक अदर का जो एक कॉन्सेप्ट किया जाता है, रचा जाता है, मीडिया में मनोरंजन और सनसनी और विनाश, ये सब चीजें एक दूसरे के बगल में बैठी हैं, एक तरफा जानकारियां हो रही हैं, और इस सारी चीजों के बीच में जो एक तंत्र है वो युद्ध को लगातार जारी रखता है। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात हम अपने समय में देख रहे हैं कि व्यापार, मुनाफा, हथियारों की बिक्री और विनाश, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ गई हैं। युद्ध अपने आप में अलग कोई चीज नहीं रही। युद्ध है तो हथियारों की बिक्री है। बड़े शक्तिशाली देशों के अपने स्वार्थ हैं, वो आपको पहले हथियार बेचते हैं और फिर शांति वार्ता की बात करते हैं। आज आप 3 वर्ष से यूक्रेन में क्या देख रहे थे कि नाटो शक्तियां लगातार वो जेलेंस्की को बढ़ावा दे रही थी, उकसा रही थी, रूस के खिलाफ भड़का रही थी, और जब पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया तब वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम कर लो, और युद्ध विराम की शर्तें ये है कि अमेरिका का यूक्रेन के मिनरल्स पर कब्जा हो जाएगा। तो ये जो युद्ध और कारोबार, व्यापारिक हित जिस तरह से एक दूसरे में मिल गए हैं, ये हमारे समय का एक बहुत बड़ा मतलब नई विडंबना है, और इसको हमें नए संदर्भों में देखने की जरूरत है। जी, मुझे लगता है बहुत ही गहरी बात, और मुझे वर्तमान जो हालात हैं उस पे बहुत ही अच्छे तरीके से विजय जी ने अपनी बात रखी है कि बौद्धिक दिवालियापन हमें दिख रहा है, और युद्ध के जो स्वरूप दिख रहे हैं, जो हमें आंखों से दिख रहा है, उसके अलावा इतनी सारी चीजें अंदरूनी हैं जो हमें दिखलाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन वो ताकतें चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामरिक हो, वो काम करती हैं। व्यापारिक शक्तियां काम करती हैं, और युद्ध जो हम युद्ध सोच रहे होते हैं उसके अलावा कई तरह के युद्ध जो हैं वो डिफरेंट लेयर्स में चल रहे होते हैं। मेरा अब जो है सवाल उमा जी से होगा कि जब ये परिस्थितियां हैं कि हम सूचनाओं से भी युद्ध कर रहे हैं, हम अपनी आत्माओं से भी युद्ध कर रहे हैं, और हालात से भी युद्ध कर रहे हैं, और उन युद्ध में इतने सारे आयाम हैं कि सत्य क्या है, सही क्या है, ये दोनों ही समझना बहुत मुश्किल हो चला है। ऐसे में साहित्य अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? जी, नमस्कार। विजय जी के इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के बाद हमें सहूलियत हो गई है कि उसको हम साहित्य के से जोड़ सकें, देख सकें। आपने जो सवाल किया
इसके बरक्स ये कहना होगा कि साहित्य की या किसी भी कला की युद्ध के को रोकने में या उसकी स्थितियों को प्रभावित करने में बहुत सीधी भूमिका नहीं होती। वह भूमिका बहुत परोक्ष ही होती है, लेकिन महत्वपूर्ण होती है। पिछले दिनों मैं सलमान रश्दी की एक वक्तव्य को देख रहा था, जो मुझे यहाँ पर उद्धृत करना महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कहा कि कोई कविता नहीं रोक सकती है गोली को, एक उपन्यास किसी बम को फुस नहीं कर सकेगा, लेकिन हम लाचार नहीं हैं। हम सत्य का गीत गा सकते हैं और झूठों के नाम बता सकते हैं। तो साहित्य का एक तो काम यही है कि अपनी उपस्थिति को दर्ज कराकर हम जो झूठ फरेब हो रहा है, उसको रेखांकित कर सकें। और मत भूलिए कि ये जो युद्ध हैं, आजकल सरहदों से ज़्यादा मीडिया में लड़े जाते हैं। यानी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी को गोएबल ने दूसरे विश्व युद्ध में शुरू किया था, उसको उसके कई गुना आयाम हमें यहाँ दिख जाएंगे। और पहले तो जो राजनीतिज्ञ थे वो करते थे, अब उसके अलावा जो उनकी पूरी टीम है, जो पूरा तंत्र उसमें शामिल हो गया है, वो कर तो इसको कैसे रेखांकित किया जाएगा, ये साहित्य के लिए आने वाले समय में चुनौती होगी। क्योंकि जो युद्ध ने नुकसान किए, जो युद्ध में हमने और मानवता ने भुगता, उसके बारे में हमें बहुत कुछ उपलब्ध हो गया है। अगर हम उसी उपलब्ध साहित्य के आधार पर चर्चा करना चाहें, तो संक्षेप में ही, ये क्योंकि उन रचनाओं की समीक्षा नहीं हो सकती इस छोटे से कार्यक्रम में, तो जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा था, वह उन रचनाओं के जो अंतर्भूत सत्य हैं, जो बहुत स्पर्शरेखिक ढंग से आए हैं, लेकिन बहुत सटीक ढंग से आए हैं, उन पर हम बात कर सकते हैं। जैसे युद्ध पर जो महत्वपूर्ण किताबें, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं, एक तो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस ही है। टॉल्स्टॉय ने खुद युद्ध लड़ा था, लेकिन जिस युद्ध को उन्होंने अपने उपन्यास में दिखाया है, वह क्रीमिया का वो युद्ध नहीं था, वह नेपोलियन के साथ रूस की लड़ाई थी। उस युद्ध की विभीषिका को दिखाते हुए वे जिस तरह जीवन, मृत्यु या अपने अस्तित्व को लेकर, मानवता के अस्तित्व को लेकर जिन तरह के सवाल वहां दर्ज करते हैं, वह कोई कम महत्वपूर्ण चीज नहीं रह जाती है। जैसे अगर ये कहें कि जहां युद्ध खत्म होने को है और रूस हार चुका है बीच में, तो आंद्रे को लगता है कि ये उसके अस्तित्व की बाजी है। यहाँ उसको कर दिखाना है कि वह एक उसके होने का कुछ मूल्य है। तो वह कुछ बहुत अपनी तरफ से भरसक कोशिश करता है और थोड़ा हमला करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो घायल हो जाता है। उस घायल अवस्था में वो गिर जाता है और जैसे अर्ध मूर्छित अवस्था में खुले हुए आसमान को देख रहा है। तो यहाँ पर साहित्य की भूमिका देखिए, टॉल्स्टॉय जैसे महारथी के माध्यम से कैसे निकल कर आती है। उस आकाश को देखते हुए उसे लगता है कि हम जो ये युद्ध कर रहे थे, उस सबके बरक्स ये आकाश कितना विशाल है, हम कितने तुच्छ हैं। तो ये जो हम लड़ाई झगड़े एक जो कर रहे थे, हम मार काट में मचे हुए थे, तो पूरी जैसे मानवता का जो अस्तित्व है, उस पर वो सवाल उठा देता है। तो ये जो साहित्य के बहाने जब हम इस तरह से युद्ध को देखने लगते हैं, तो उस तरह ये जो उसका विरोध है या उसको देखने की जो नज़र है, ये बहुत मारक होती है और यही उसका एक काम है। या इसी तरह से अगर मैं एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है रेमार्क का, एरिक मारिया रेमार्क का, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। उसमें 2-3 प्रसंग हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर ये रेमार्क खुद एक तो पहले विश्व युद्ध में शामिल हुए थे और ये उनका पहला ही उपन्यास था जो उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा था। तो वहां पर ये लड़का अपने घर आया है और अपनी माँ से बात कर रहा है, और फौज से कुछ दिनों के लिए रिहा हुआ है। तो वहां बता रहा है कि उसके एक साथी की मोर्चे पर मृत्यु हो गई। तो उसकी माँ पूछती है
क्या वो बहुत तड़पा था मृत्यु से पहले? तो वो कहता है नहीं, तड़पा नहीं था। क्या बिल्कुल नहीं तड़पा था? वो फिर पूछती है। वह जैसे माँ अपने बेटे का भविष्य अपने बेटे के मित्र के रूप में देख रही है। वह जब जाने की तैयारी कर रहा होता है तो वो कई दिनों से सोती नहीं है। तो वो कहता है कि माँ तुम सोती क्यों नहीं हो? बोले बेटा तुम चले जाओगे तो फिर मुझे क्या काम बचेगा, मैं तभी सोऊंगी। तो ये और इसी के साथ एक और है, वो अपने अध्यापक के पास मिलने जाता है। तो अध्यापक कहता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यही होती है देशभक्ति, पीछे मत हटना। और वो सोचता है कि जो ये कक्षा में देशभक्ति और शौर्य की बातें करते हैं, ये उस मोर्चे पर जो की जाने वाली वास्तविक लड़ाई है, उससे कितनी बेमेल है। तो इन दोनों का जो विपर्यस लेखक रचता है, यह युद्ध का एक कम बड़ा प्रतिरोध नहीं है। यही उसकी भूमिका है। और मेरे ख्याल से लेखक अगर इतना काम कर लेता है कि अपने से सच्चा रहते हुए, वह उन बुनियादी मानवीय मूल्यों के साथ रहते हुए, और जो झूठी शक्तियाँ हमेशा हमारे आस-पास भटकती हैं, उनको उखाड़ सके, तो ये साहित्य की एक पर्याप्त या जितनी भी है उतनी भूमिका हम अपेक्षित रख सकते हैं। मैं सोचता हूँ फिलहाल के लिए इतना ही। आगे जैसे अगर चर्चा में आगे बात करेंगे तो कुछ और बातें भी। जी, जी। नहीं उमा जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उदाहरण के द्वारा और उद्धरण के द्वारा जो है वो हमें ये बताया कि किस प्रकार से साहित्य जो है वो आपको मानवता के करीब ले जाता है, क्योंकि वो युद्ध का वो स्वरूप आपको दिखाता है जिससे आपके मन में युद्ध की सच्चाई के प्रति भी एक जागरूकता बनती है, और एक वितृष्णा का भाव भी युद्ध के लिए पैदा होता है, और उसकी अनुपयोगिता भी मुझे लगता है कि पता चलती है। लेकिन अमरेश जी, अब जो है मैं आपकी ओर मुड़ रही हूँ, और जिसका इशारा विजय कुमार जी ने किया था कि हम सपना देख रहे थे कि एक पूरा विश्व जो है वो एक हो जाएगा और गाँव में बदल जाएगा, और संचार के इतने संसाधन हो गए हैं। हम व्यापार के द्वारा लोगों से जुड़ने लगे। लेकिन इसके विपरीत अब जो क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर हमारी लड़ाई बढ़ गई है, और हम इतने संकुचित दिमाग के हो रहे हैं कि हमें लगने लगा है कि हम कहीं खो ना जाएं, और उसके लिए तरह-तरह के युद्ध हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में दिख रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये क्यों हुआ? ये परिवर्तन क्यों हुआ? अगर आप सांस्कृतिक दृष्टि से ये जो विघटन है, ये परिवर्तन है, इसको किस तरह से देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जिस साहित्य की चर्चा उमा जी ने की, वो साहित्य रचा तो गया है, लेकिन चूँकि आप भी एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और मैं भी कॉलेज से, और बहुत सारे युवा भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, तो इन्हें इन्हें बच्चों तक कैसे ले जाया जाए? ये साहित्य रचे तो गए हैं, लेकिन साहित्य पाठकों तक कैसे पहुँचे, ये भी एक समस्या है। तो मेरे आई थिंक 2 सवाल हो गए हैं, तो आप बारी-बारी से दोनों का जवाब दे दें। जी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि साहित्य किस तरह से उसे देख रहा है और क्षेत्रीय अस्मिताएं युद्ध को कैसे प्रभावित करती हैं, या क्षेत्रीय अस्मिताओं के बीच युद्ध कैसे उभरता है। देखिए, जब मैं युद्ध के बारे में और उसके साहित्य के रिश्ते के बारे में सोचता हूँ, तो सबसे पहले जो मुझे बात ध्यान में आती है कि आखिर युद्ध किस लिए किए जाते हैं, युद्ध क्यों होता है। और इसके उत्तर में जो मुझे मिलता है समाजशास्त्र और साहित्य के अध्ययन के बाद, कि दरअसल युद्ध एक पूंजीवादी दृष्टिकोण है, और आप जानते हैं कि पूंजीवाद मुख्य रूप से विस्तारवाद पर केंद्रित होता है। और बाजार का उल्लेख विजय कुमार जी ने बिल्कुल जरूरी उल्लेख किया कि पूंजीवाद भी अपने बाजार के नियमों और उसके विस्तार के लिए कई तरह की योजनाएं बनाता है और परियोजनाएं संचालित करता है। उन्हीं योजनाओं और परियोजनाओं में से एक है युद्ध। दुनिया भर में जो बिखरे हुए स्थापत्य हैं,
उस पर युद्ध के चिन्ह बने और ये चिन्ह हमारे सभ्य होने को प्रश्नांकित करते हैं। सवाल यह है कि पूंजीवाद की संरचना में पैवस्त वे कौन लोग हैं जो युद्ध रचते हैं, वे कौन लोग हैं जो युद्ध लड़ाते हैं, वे कौन लोग हैं जो युद्ध लड़ते हैं, कौन है जो मारे जाते हैं, वे कौन हैं जिन्हें शहीद कहा जाता है, वे ऐसे कौन से लोग जो युद्ध के बाद की त्रासदी झेलते हैं। और इन सब के साथ में हमें उन लोगों की भी पहचान करनी चाहिए और साहित्य समय समय पर करता है कि वे कौन से लोग हैं जो युद्ध की स्थितियों के भीतर राजनीति करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि युद्ध की इन स्थितियों में वे कौन लोग हैं जो मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, चैन से खाते और पीते हैं, वे चुप्पी ओढ़ लेते हैं। और एक और है जो अपनी चुप्पी को रणनीति और राजनीति में बदल देने की बात करता है। इन सारे सवालों का अगर जवाब हमें ठीक ठीक मिल जाता है तो हमें यह चलता है पता कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कि राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध क्यों कभी भी समाप्त नहीं होता। सवाल यह है कि क्या युद्ध कभी समाप्त होगा? अगर आप हमें निश्चयवाचक वाक्य में कहने की इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, युद्ध कभी समाप्त होता ही नहीं है, बल्कि युद्ध अपने रंग और अपने ढंग जरूर बदल लेगा, अपने तेवर बदल लेगा, अपने हथियार बदल लेगा, अपना लक्ष्य वह बदल देगा, अपने उद्देश्य को बदल देगा, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। और युद्ध को अलविदा कहने की शिक्षा वाली कोई किताब अब तक लिखी नहीं गई और ना ही कोई ऐसा समाज बना है। तो क्या मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उभरता है आपके प्रश्नों के साथ साथ कि क्या ये पूरा का पूरा जो भारतीय समाज और वैश्विक समाज मृत्यु की आकांक्षा का समाज है जो युद्ध के माध्यम से होता है? क्या कोई दृढ़ विष है हमारे साथ जिसमें कि युद्ध अनिवार्य है? मुझे ऐसा कहते हुए एक महत्वपूर्ण बात याद आती है कि युद्ध में दिलचस्पी भले ही हम नहीं रखते, लेकिन युद्ध की यह विशेषता है कि युद्ध हम में दिलचस्पी रखता है। और इसलिए दुनिया के जो तमाम युद्ध हैं उन युद्धों की संरचना को अगर आप देखेंगे तो भले ही उसे दो देशों ने, दो समाजों ने लड़ा, लेकिन उसमें आम व्यक्ति प्रभावित हुआ। यानी युद्ध जो है वह आम व्यक्ति में दिलचस्पी रखता है, भले ही आम व्यक्ति युद्ध में कोई दिलचस्पी न रखता। चाहे वो वियतनाम हो, चेकोस्लोवाकिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, भारत का युद्ध हो, इन सभी युद्धों में आप देखेंगे कि जो आम जनता, जो एक बहुसंख्यक था, वह युद्ध के विरोध में था, लेकिन सबसे अधिक उन्हीं बहुसंख्यक लोगों के देह पर युद्ध की त्रासदी घटी। जाहिर सी बात है कि युद्ध के इन पूरे संदर्भों में जो चोट है, जो युद्ध चोट करता है, वह किसी भी राष्ट्र राज्य के जो सांस्कृतिक कोड है, उन सांस्कृतिक कोड पर चोट करता है और उसको अपने हिसाब से प्रभावित करता है। ये युद्ध के जो पूरी संरचना है, जब इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं तो हमें दो तीन बातें और ख्याल में आती हैं। एक तो यह आती है कि भारतीय अगर चिंतन धारा में युद्ध के संदर्भों को अगर देखें तो ये बहुत प्राचीन समय से युद्ध पर विचार और युद्ध के संदर्भों के बारे में बात की गई। भवभूति ने भी युद्ध के संदर्भों के बारे में बात करते हुए उसे कई नाम दिए, संग्राम, रण, समर, ये सब नाम आप जानते हैं। अर्थशास्त्र में भी तीन प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया गया था, एक प्रकाश युद्ध, एक कूट युद्ध और एक तूषणी युद्ध। सुकृति सार में भी हमें युद्ध का उल्लेख मिलता है।
और वहां पर हमें यह धर्म युद्ध के संदर्भों के साथ उसके कूट अर्थ दिखलाई देते हैं। भारतीय परंपरा में इससे पहले भी जितने पुराण हैं, उन पुराणों में भी, चाहे वो अग्नि पुराण हो या मुद्दा राक्षस हो या 10 कुमार चरित्र हो, राजतरंगिणी हो, इन सब ग्रंथों में युद्ध के प्रकार, युद्ध के संदर्भ दिखलाई देते हैं। तो साहित्य की रचना धार्मिकता में युद्ध पर विचार भारतीय संदर्भों में बहुत पहले से किया जाता रहा है। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो थुसिडाइड एक ग्रीस का रहने वाला एक इतिहासकार है, उसने भी युद्ध के संदर्भों में, जो एथेंस के बीच युद्ध हुआ था, उस पर वह विचार करता। तात्पर्य कहने का यह है कि युद्ध का संदर्भ साहित्य, समाजशास्त्र और इतिहास में समय समय पर अलग अलग तरीकों से उसके बारे में उसका उल्लेख किया गया। तो युद्ध जो क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं, उसके मुख्य रूप से उसके 3 श्रेणियां बताई जा सकती है। पहली श्रेणी में आप ये देख सकते हैं कि जो सरकारें होती है, जो हुकूमतें होती, वह कोई इच्छित राष्ट्रीय उद्देश्य के हल के लिए जानबूझकर युद्ध करता है। दूसरा यह है कि जब सरकार के जो आकलन है अपने देश के बारे में वो पूरी तरह से गलत हो जाते हैं या गलत होने की संभावना होती है, तो उसको ढकने के लिए वो युद्ध छेड़ देता है। और तीसरा जो श्रेणी है वो आप सब जानते हैं कि शांति बनी रहे, इसके लिए वे युद्ध छेड़ते रहते। यानी कि यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि युद्ध एक राजनीतिक प्रणाली है और इस राजनीतिक प्रणाली का जो प्रभाव है वह आम जनजीवन के त्रासद होने पर गुजरता है। एक दिलचस्प अध्ययन किया था भारत के युद्ध के बारे में अंतोनियो ग्राम्सी, हम सब जानते हैं। वो उन्होंने भारत में जो अंग्रेजों के विरुद्ध एक राजनीतिक संघर्ष 1857 की क्रांति का हुआ और बहुत बाद में फिर महात्मा गांधी ने भी जो रणनीति बनाई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, इन दोनों संदर्भों को लेकर अंतोनियो ग्राम्सी ने भी युद्ध के संदर्भों को समझा और उसने कहा कि भारत में 3 स्वरूप में युद्ध घटित होता है। एक को कहा उसने गति युद्ध है, दूसरे को उन्होंने कहा कि वो स्थिति का युद्ध है और तीसरे को कहा कि यह भूमिगत लड़ाई है। गांधी का निष्क्रिय प्रतिरोध स्थिति का युद्ध माना गया, जो कुछ क्षणों में गति का युद्ध भी कभी कभी बन जाता, और कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब लड़ाई भूमिगत लड़ाई बन जाती है। यानी कि जो बहिष्कार की स्थिति है वह स्थिति के युद्ध का स्वरूप है, जो महात्मा गांधी द्वारा हड़ताल की गई वह गति के युद्ध का स्वरूप, और भारत में जिन लोगों ने हथियार और लड़ाकू फौजों के आधार पर, गुप्त तैयारी के आधार पर युद्ध किए गए, वह भूमिगत लड़ाई के अंग है। तो भारत में युद्ध के संदर्भों को इस तरह से भी देखा गया। बाल्टिक सागर और काला सागर, जो ब्लैक सी है, उसके बीच में भी जो युद्ध लड़े गए थे, उन युद्धों के संदर्भों को, उसके जो खंदक खोदे गए थे, उन खंदकों के हवाले से भी युद्ध के बारे में बात की गई। और ये कि जो आधुनिक खंदक, वे खंदक दरअसल किसी सेना की सुरक्षा के लिए नहीं खोदे गए, बल्कि वह आम व्यक्ति की देह पर खोदे गए, और पूरा का पूरा जो युद्ध की गतिकी है वह उनकी देह पर होता है। जाहिर सी बात है कि जब ये सब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे एशिया और यूरोप के बहुत सारे युद्ध याद आ रहे हैं, चाहे वो, और अफ्रीका के भी याद आ रहे हैं, कोरिया वियतनाम के युद्ध याद आ रहे हैं, मोजाम्बिक और अंगोला के भी युद्ध याद आ रहे हैं। इन युद्धों को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर साहित्य रचा गया। आपके प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है वो साहित्य में इसको किस तरह से बताया गया, तो आप देखेंगे कि हमारे साहित्य में हिंदी के बड़े रचनाकार शंकर प्रसाद ने अपना एक नाटक स्कंदगुप्त लिखा,
उसमें भी उन्होंने एक पात्र जयमाला के माध्यम से युद्ध के बारे में एक कथन कहलाया, और जयमाला उसके बारे में उस नाटक में कहती है कि युद्ध क्या गान नहीं है। मैं उसे उद्धृत करता हूं, जो जयमाला पात्र है स्कंदगुप्त में, वो कहती है कि युद्ध क्या गान नहीं है। रुद्र का श्रृंगारी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को ही होता है। तो युद्ध के जो संदर्भ थे जयशंकर प्रसाद के पास, वह प्राचीन समय लड़े गए थे, उसके संदर्भों पर वो उपन्यासों का जिक्र विजय शर्मा जी ने भी किया कि भारतीय उपन्यास में तो कम, लेकिन पश्चिम के उपन्यासों में यह ज्यादा दिखलाई देता है। भारतीय उपन्यास से मुझे 2-3 नाम याद आते हैं जिसमें कि उपन्यास के संदर्भ, युद्ध के संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण से आते हैं। एक तो नदी का दीप उपन्यास का नाम मैं लूंगा, जो अज्ञेय ने लिखा था। और यह जो उपन्यास है, ये तो हम जानते हैं कि यह एक प्रेम के स्वरूप को पत्रों के माध्यम से यह उपन्यास व्यक्त करता है, लेकिन उन्हीं पत्रों में कभी कभी युद्ध के संदर्भ भी दिखलाई देते, और वह युद्ध के संदर्भ दिखलाई देते हैं कि किस तरह से कोई भी नीति निरपेक्ष व्यवस्था अनिवार्यतः सर्वसत्तावादी व्यवस्था के साथ मिल करके और युद्ध के सबक को किस तरह से ग्रहण करता है, यह उपन्यास विस्तार से इसके बारे में बताता है। उसका भी एक लंबा उदाहरण है मेरे पास, लेकिन मैं उसको यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। गिरीश अस्थाना ने एक उपन्यास युद्ध पर लिखा, धूप छाही नाम से। जगदीश चंद्र ने उपन्यास लिखे, लगभग 3 उनके उपन्यास जो हैं वह भारत चीन पर हुए हमलों के आधार पर लिखे गए, जिसमें आधा पुल, टुंडा लाट की वापसी। विवेकी राय का भी एक उपन्यास आया जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, और जिसका नाम मंगल भवन है। कई लोग हुआमाजी के उपन्यास में जो बांग्लादेश में मुक्ति सेना का दमन हुआ, उसके संदर्भों को मैं बुरिशाइला उपन्यास में उजेतस लिखती हैं, उसको भी हम युद्ध के संदर्भों से देख सकते हैं। और गरिमा श्रीवास्तव जी का उल्लेख किया ही गया, उनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास ऑस्विट्स एक प्रेम कथा, और इसके साथ एक और उनकी किताब का उल्लेख मैं करता हूं, देह ही देश। इन दोनों उपन्यासों में स्त्री की देह पर जो युद्ध घटित होता है और जो उसकी त्रासदी उसके ऊपर उसके पूरे जीवन में आती है, उसके पूरे संदर्भों गरिमा श्रीवास्तव भी अपने इस उपन्यास में विस्तार से दिखलाते हैं। अभी किसी ने टिप्पणी में इसका उल्लेख किया और बिल्कुल सही किया कि उसने कहा था कहानी में भी युद्ध की पृष्ठभूमि है, युद्ध का संदर्भ है। और आप देखें कि फ्रेंच काफ्का के उपन्यास जो मेटामॉर्फोसिस है, उस उपन्यास में भी जो व्यक्ति, जो एक पात्र है, जो एक बड़े से तिलचट्टे में परिवर्तित हो जा रहा है, वो उस त्रासदी का प्रतीक है कि युद्ध के बाद मनुष्य की स्थिति और उसकी जीने की जो लाचारी है, वह किसी तिलचट्टे की भांति ही हो जाती है। अल्बेर कामू ने एक महामारी के संदर्भ से प्लेग को उठाया और उस प्लेग का संदर्भ उसने विश्व युद्ध के संदर्भ से किया। यानी कि साहित्यकार अपने अपने समय में युद्धों को बहुत ही अलग ढंग से व्यक्त कर रहा था। हिंदी में गद्य में युद्ध पर बहुत कम लिखा गया, लेकिन कविताओं में युद्ध का संदर्भ बड़े पैमाने पर आया, और खास करके महाभारत का युद्ध और रामायण में जो युद्ध होता है, इन दोनों के युद्धों का संदर्भ हिंदी की कविताओं में मोटे तौर पर दिखलाई देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी राणा की कविता राम की शक्ति पूजा का संदर्भ आप सब लोग जानते हैं, जिसमें युद्ध का संदर्भ है। नरेश सक्सेना की कविता संशय की एक रात, उसमें आपको युद्ध का संदर्भ दिखलाई देगा।
मैं यहाँ पर अज्ञेय के एक कविता जो उन्होंने हिरोशिमा पर परमाणु हमले के संदर्भ से लिखा था, उसकी कुछ काव्य पंक्तियों का उल्लेख जरूर करना चाहता, जो युद्ध के उस ताप को बताता है कि युद्ध किस तरह से होता है। उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आगे अगर मौका मिलेगा तो कुछ और कविताओं की तरफ ही मैं जाऊंगा। अज्ञेय ने अपनी कविता हिरोशिमा में यह कि कुछ वह गए केवल प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली पहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। और एक कविता युद्ध विराम में उन्होंने लिखा, अभी हाल में हमारे यहाँ सीज फायर का संदर्भ आया है, कि बंदूक के कुंदे से हल के हत्थे की छुअन हमें अभी भी अधिक चिकनी लगती, संगीन की धार से हल के फाल की चमक अब भी अधिक शीतल, और हम मान लेते कि उधर भी मानव था और मानव का अपना अस्तित्व था, उधर भी बच्चे किलकते और नारियां दुलराती हैं, उधर भी मेहनत की सूखी रोटी की बरकत है लूट की बोटियों से अधिक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बाबा नागार्जुन का संदर्भ भी आता है, शमशेर बहादुर की कविताओं का भी संदर्भ आएगा, कुंवर नारायण ने भी अपनी कविता में युद्ध का संदर्भ लिया है। तो हिंदी में कविताओं की एक व्यापक दुनिया है जिसमें युद्ध के संदर्भ आते हैं गद्य की तुलना में, और भारतीय संदर्भों में भी अगर आप देखें तो भारतीय कविताओं में भी प्रमुखता से युद्ध आए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी कविता में युद्ध का वर्णन किया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में विस्तार से अगर अध्ययन किया जाए तो हमें वह मिलता है। तो फिलहाल तो इतना ही, यदि आगे कोई और बात होती हो तो फिर मैं अपनी बात कुछ और जोड़ूंगा। जी जरूर अमरेन जी, और काफी शोधपरक जानकारी आपने दी, और निश्चित रूप से अभी मुझे मैं पढ़ रही थी, हमारे तमाम जो श्रोता जुड़े हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, वो उनकी टिप्पणी कभी बहुत सारगर्भित होती है। वैभवमणि त्रिपाठी जी ने लिखा कि जब आप कह रहे थे कि युद्ध आम व्यक्ति को चुनता है, निश्चित रूप से आम व्यक्ति भी युद्ध से प्रभावित होता है, लगातार प्रभावित होता है, और उन्होंने जो वाक्य लिखा कि हमें तो मानवता का इतिहास भी जो है वो युद्ध के संदर्भ से पढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से ये युद्ध जो है वो केवल सरहदों पर नहीं लड़े जाते, वो हम तक पहुंचते हैं, उनकी आंच, उनकी तपिश और हम सबके जीवन को प्रभावित करती है। और एक चीज जो आपकी बातचीत से उभर कर आई वो ये है कि युद्ध में हथियार का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन युद्ध भी हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं राजनेताओं के द्वारा और विभिन्न संदर्भों में। ये भी एक महत्वपूर्ण बात आई, और बहुत सारे जो आपने रेफरेंसेस दिए हैं हिंदी में, लेकिन ये सच है कि हिंदी में कम काम हुआ है, और जिस प्रकार से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के ट्रॉमा को आज भी आप देखेंगे कि हर साल सिनेमा बनता है, हर साल कोई ना कोई किताब लिखी जाती है, उस तरह से हिंदी में या हम कहें कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी युद्ध को लेकर काम नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये मैं विजय जी से चाहूंगी, विजय कुमार जी से, कि वो इस पे रोशनी डालें कि हम युद्ध को विषय के रूप में चुनना क्यों पसंद नहीं करते। क्या हम उस दर्द में नहीं जाना चाहते वापस, ऐसा कोई परहेज है हमारा, या फिर हमें लगता है कि उस दुख दर्द के बारे में बात न करना ही हमारा उस युद्ध के दर्द से दूर निकलने का साधन है। मैडम, मैं अपनी उस बात की तरफ दोबारा लौटना चाहूंगा जहां मैंने ये कहा था कि हमारे 21वीं सदी के समय में हथियारों की बिक्री, मुनाफा, छद्म चेतना, मास मीडिया द्वारा रची गया हिस्टीरिया और वर्चस्व के आपसी संबंध है। अगर हम इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को एक बड़े संदर्भ में देखें तो साहित्य के सामने एक ऐसी भूमिका बन गई है जो इससे पहले कभी भी वो चुनौती थी ही नहीं। मैं अभी एक हमारे मित्र हैं संजय कुंदन, उनकी एक कविता मैंने पढ़ी और मैं
युद्ध पर उस कविता को यहाँ सुनाना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण कविता है। कैसे मास मीडिया में मनोरंजन और पाशविकता एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, इसकी एक मिसाल उस कविता में है। कविता का शीर्षक है खेल। जब टीवी पर खबरों में युद्ध दिखाया जाता है तो उन्हें लगता है सामने खुला है वीडियो गेम का पर्दा। जब धमाके के साथ धुएं का सैलाब उठता है वे रोमांचित हो उठते हैं। खून से लथपथ एक बच्चा लड़खड़ाता है, उन्हें लगता है कि ये एक आभासी बच्चा है। जब औरतें विलाप करती हुई आती हैं, उन्हें लगता है ये गेमिंग इंजीनियर की डिजाइन की गई स्त्रियां हैं। चारों तरफ बिखरे हुए घरों, स्कूलों, अस्पतालों के मलबों को वे शानदार ग्राफिक्स के नमूने की तरह देखते हैं। वे बार बार चैनल बदल कर ये सब देखते हैं, खेल की उत्तेजना के साथ। उनकी उंगलियां उसी तरह हरकत में होती हैं जैसे फिसल गए हों रिमोट पर, जैसे ही वे चला रहे हों टैंक, दबा रहे हों मिसाइलों के बटन। वे कुछ शातिर राष्ट्राध्यक्षों की तरह नजर आते हैं। फिर टीवी बंद कर हंसी मजाक करते हुए आ जमते हैं डाइनिंग टेबल पर और तरबूज काट कर खाते हैं। लगता है जैसे वो पृथ्वी को खा रहे हों। बहुत सुंदर। 20वीं सदी का जो अंतिम दशक था, जब इराक पर अमेरिका की बमबारी हो रही थी, तो वो इतिहास में एक बहुत बड़े परिवर्तन का समय था, जब दुनिया के करोड़ों लोगों ने उस युद्ध को टेलीविजन पर देखा और युद्ध जैसे कि एक वीडियो गेम में बदल गया था। आप इससे थोड़ा सा पिछले समय की तुलना करें, जब दूसरा विश्व युद्ध और ऑस्ट्रिच की जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे, यातना शिविर थे, ये कहा गया कि उन सब ने कविता के लिए एक अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया, क्योंकि यथार्थ शब्दों के परे चला गया था। अनुभव इतना भयानक था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। वो कविता में तो व्यक्त नहीं ही हो सकता था। हमारे 20वीं सदी के एक महान विचारक रहे हैं थियोडोर एडर्नो, जर्मन विचारक थे। उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति थी कि ऑस्ट्रिच के बाद कविता नहीं लिखी जा सकती। कविता अगर कोई लिखेगा तो एक बर्बर कार्य है। लेकिन कवियों ने इस कथन को गलत साबित किया। ऑस्ट्रिच के बाद भी कविता लिखी गई। कविता ने उस चुप्पी को तोड़ा जो उस भयानकता के सामने पूरी मनुष्य जाति ने अनुभव की। कविता ने गवाही रची, स्मृति को व्याख्यायित किया, विषाद को शब्द दिए, भीतर के चीत्कार को एक आवाज उठी, नैतिक सवाल उठा गए। तो ये जो एक 20वीं सदी के अंतिम दशक का जो हमने एक दृश्य देखा, जब ये कहा गया कि ऑस्ट्रिच के बाद कविता नहीं लिखी जा सकती, ये भी एक नई तरह की स्थिति थी। और ये कहा जा सकता है कि कैसे उस भयानक समय में युद्ध और साहित्य पर सोचते हुए दो बातों की ओर हमें ध्यान जाता है कि कवि का एक नया परिवेश और उस परिवेश में एक नई तरह की उसकी रचना। उस क्रूर समय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शब्दों को निरर्थक बना दिया गया था। लेकिन अगर हम देखें 20वीं सदी के वॉर की जो एंथोलॉजीज बनी है, फेबर एंड फेबर ने दूसरे महायुद्ध की एक बहुत बड़ी एंथोलॉजी बनाई। उसमें कविता गैस चैम्बरों के बीच, घेराबंदियों के बीच में लिखी गई। ये सच्चाई थी कि कविता ने एक निहत्थे और निर्दोष नागरिक की चुप्पी को तोड़ा। मानवीय अस्मिता और वजूद के हाशिए पर खड़े हुए कवि ने इतिहास के भयावह वर्तमान की एक गवाही रची। उसने मनुष्य की स्मृति को रचा, विषाद को शब्द दिए और एक मर्मांतक तकलीफ ने सौंदर्य शास्त्र के कुछ नए कैनन उभरे। इस तरह के एक मनुष्य की एक न्यूनतम पहचान बने। आप इस कविता की भाषा को देखिए, ये भाषा न्यूनतम भाषा है। इसमें पुराना विक्टोरियन युग का कोई सजावट नहीं है, कोई ग्लैमर नहीं है। एक कहा भी गया है कि ये एक मिनिमम पोएम थी। ये मिनिमल नॉट ओनली इन लेंथ बट इन इकोनॉमी ऑफ गेस्चर्स, bareness, ordinariness of diction, avoidance of trop and ornament, reduction of poetic persona to what is functional and general. तो आप अगर देखें कि ये जो युद्ध के साथ जो कविता एक आई, इसमें कई चीजें एक साथ बहुत अद्भुत रूप से आई कि जो व्यक्तिगत है और जो सामूहिक है,
उनका विलय आपस में हो गया। जो क्षणिक है, आज का क्षण है, कभी को ये मालूम नहीं था कि कल क्या सुबह वो देख पाएगा नहीं। जो क्षणिक है और जो शाश्वतता है, जो निरंतरता है, उसका एक विलय हुआ। जो एक कौम की पीड़ा है और एक व्यक्ति की तकलीफ है, वो कैसे एक दूसरे में मिल जाती है, इसमें आप ये देखेंगे कि विषाद, कोमलता, स्मृति, जिजीविषा, इन सब के संसार को रचा गया। बहुत धीमी लय में किसी जीने की असमाप्त लय को खोजा गया। वजूद और अपने होने से जुड़े कुछ नैतिक सवाल उठाए गए। तो ये जो बात अगर आप देखें, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि 20वीं सदी की वॉर पोएट्री, विशेषकर दूसरे महायुद्ध के समय जो एक बड़ी एंथोलॉजी बनी, उसमें मैं उन कविताओं का जो विषयवार वर्गीकरण किया गया है, राइट फ्रॉम होमर के समय से लेकर और आधुनिक समय तक की युद्ध विषयक कविता का, मैं देखकर हैरान था कि युद्ध को कितने कितने कोणों से देखा जा सकता है। जैसे मैं एक उनके क्लासिफिकेशंस की लिस्ट आपके सामने पढ़ूं तो आपको लगेगा कि युद्ध पर भी कितनी कितनी दृष्टि से एक लिखा जा सकता है। राष्ट्र भावना के संदर्भ में युद्ध के बाहर का जीवन है, घर की याद है, वो स्त्रियां जो पीछे छूट गईं, फिर से होश में आने पर जो अस्पताल में उपचार हो रहा है, उस सैनिक की मानसिकता अब किस तरह की हो गई, भाड़े के जो सैनिक हैं और एक युद्धोन्माद जो रचा जा रहा है, उनकी कविताएं लिखी गई, रंगरूटों की किस तरह से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, छावनियों का किस तरह का वातावरण है, सजा, भय और अनिश्चितता का जो एक मेल मनुष्य के दिमाग में हो रहा है, वो योद्धा स्त्रियां जो वॉर के मोर्चों पर दूसरी पंक्ति में चीजों को संभाल रही थी। इसके बाद एक और बहुत दिलचस्प है कि अश्लीलता से सैनिकों को किस तरह की राहत दी जाती थी और उन सैनिकों के भीतर मृत्यु का ख्याल किस तरह से आता था। शौर्य की बातें उनके सामने की जाती थी। हत्या, हथियार, बम और शस्त्रागार के संदर्भ किस तरह से बन रहे थे। नेतृत्व की जो एक इमेज खड़ी की जाती थी और जो उसकी वास्तविकता थी, उसको वो जो सैनिक है देख रहा था और चुप था, उसके बहुत सारे संदर्भ लिए गए। राजनेता और मुनाफाखोरों के किस तरह के संबंध बन रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि कवि के भीतर, सैनिक के भीतर जो समय बोध बन रहा था, जब वो वॉर फ्रंट पर है तो उसका समय बोध एक सामान्य नागरिक के समय बोध से बिल्कुल अलग है। उस समय बोध की कविताएं लिखी गई। उन्होंने कैसे अपनी रातें बिताई, उन रातों की निस्तब्धता और उसकी भयावह अकेलेपन की कविताएं लिखी गई। ध्वंस, घेराबंदियां, यातना शिविर, मन पर लगे हुए आघात, युद्धबंदी और पराजय की कविताएं लिखी गई। कुछ कविताएं भगोड़े सैनिकों के बारे में थी, कुछ कविताएं बचे हुए सैनिकों के बारे में थी, घर लौटते हुए उन सैनिकों के बारे में थी, मृतकों और श्रद्धांजलियों की कविताएं थी, गृह युद्ध की कविताएं थी, शांति वार्ता की कविताएं थी, ईश्वर और एकाकीपन की कविता थी और इसी के साथ साथ स्मृति की कविता थी। यानी अगर आप ये देखें कि एक ऐसी कविता जो मनुष्य के किसी आदिम आर्तनाद की कविता थी, उसकी व्यथा को रचती थी, वो भाषा, संस्कृतियों और देशों की सीमाओं को लांघ गई। वो एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस की अभिव्यक्ति बन गई। उसकी विशालता और उसकी विविधता आश्चर्यजनक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। पोलैंड में जर्मनी नाजीवाद का कब्जा हुआ। पोलैंड के 3 या 4 बड़े कवि माने जाते हैं, विस्लावा शिम्बोर्स्का, जिग्नू हर्बर्ट, तोदेश रोजेविच और चेशवा मिवोश। इन सबने बहुत मामूली मामूली चीजों पर कविताएं लिखी। जैसे शिम्बोर्स्का की कविता और तोदेश की कविता उस घास के बारे में, उस धूप के बारे में जो पांवों से कुचली जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो घास मिटती नहीं है, वो फिर भी जीवित रहती है और उस घास के बहाने उस जिजीविषा को उन्होंने बताया। मैंने उस कविता को लिखा है, मैं सुना देता हूँ आपको। ये घास पर रोजेविच की कविता है जिसका अनुवाद अशोक वाजपेयी ने किया है। मैं उग आती हूँ दीवारों के कोनों पर, जहां वे जुड़ती हैं, जहां जहां वे मिलती हैं, वहां वहां वे धनुषाकार होती हैं। वहां मैं रोप देती हूँ एक अंधा बीज, हवा से बिखराया हुआ, धीरज से फैल जाती हूँ खामोशी की दरारों में। मैं प्रतीक्षा करती हूँ दीवारों के धराशायी होने,
और धरती पर लौटने की, तब मैं ढांप लूंगी तमाम नाम और चेहरे। ये घास को जिस तरह से उन्होंने एक एलेगरी के द्वारा, एक सांकेतिकता के द्वारा किस तरह से एक मनुष्य के मन की जिजीविषा से जोड़ा है, वो अद्भुत कविता है। दूसरी कविता रोजेविश की कविता है कि मैं जिंदा बच गया। ये सारी चारों तरफ के विनाश के बीच में एक आदमी जो जिंदा बचता है, उसके भीतर एक जिजीविषा भी है और एक अपराध बोध भी है। वो कविता किस तरह से उभरती है, जिसका अनुवाद कुंवर नारायण जी ने किया है। मैं 24 का हूँ, मेरा वध होना था, मैं बच गया। खोखले हैं ये सारे पर्याय, आदमी और जानवर, प्यार और नफरत, दुश्मन और दोस्त, अंधेर और उजाले। यानी वो ये सारी बाइनरी जो कही जाती थी परंपरागत रूप से, ये अर्थहीन हो चुकी है। ये पर्याय हो गए एक दूसरे के, आदमी और जानवर, प्यार और नफरत। फिर वो आगे कवि कहता है, आदमी भी ठीक उसी तरह मारा जाता है जैसे एक जानवर। मैंने देखा है ट्रक पर लदे हुए, हलाल किए हुए लोग उद्धार से परे। खाली शब्द हैं ये पवित्र भावनाएं, मनुष्य और पाप, सच और झूठ, सुंदर और कुरूप, वीरता और कायरता। एक भाव तुलते हैं दोनों, पुण्य भी और अपराध भी। देखा है मैंने एक आदमी को जो एक भी था और एक में दोनों भी। ये अद्भुत पंक्ति है। मैंने देखा उस व्यक्ति को, एक आदमी को जो एक भी था और एक में दोनों भी, अधम भी और महात्मा भी। खोज रहा हूं मैं एक उपदेश और एक गुरु को जो मुझे वापस दिला सके मेरा देखना, सुनना, बोलना, चीजों और भावनाओं को दे सके फिर उनका सही नाम, अलग कर सके रोशनी को अंधेरे से। मैं 24 का हूँ, मेरा वध होना था, मैं बच गया। तो ये जो लौटा हुआ सिपाही है, ये वो नहीं रह गया। वो जो युद्ध के मोर्चे पे जाने से पहले था, युद्ध को उसने जिस तरह से देखा और उसके भीतर जो एक रिक्तता आई, एक सांस्कृतिक शून्य और एक व्यतिक्रम पैदा हुआ, उसकी जितनी बड़ी अभिव्यक्ति दूसरे महायुद्ध के बाद इन तमाम मुल्कों ने की जिन्होंने भयानक तबाही को देखा, एक ऐसी कविता ने जन्म लिया जो एक नया फॉर्म था। उसने राष्ट्रीय परंपराओं और समयों को पार किया। कवि अधिक से अधिक अपने इमीडिएट और सर्वकालिकता से जुड़ा। ये नया साहित्य दमन, हिंसा, घेराबंदी और सेंसरशिप के बीच अपनी एक गवाही को रच रहा था। उसमें डायरेक्टनेस भी थी, स्टेटमेंट भी थे जो एलेगरी और ऑब्लिक्विटी के साथ कंबाइंड थे। जर्मनी में बहुत सारे कवियों ने ये महसूस किया कि भाषा का पुनर्जन्म भी उतना ही आवश्यक है जितना कि मनुष्य की चेतना का पुनर्जन्म, उसका पुनर्गठन। ये युद्ध ने हमें दिया। और फिर हम ये देख रहे हैं कि अब जो 21वीं सदी का समय है, इसमें तो और सारी नई नई समस्याएं पैदा हुई हैं। एक तो कवि की जो जमीन है, उसको उस मास हिस्टीरिया के सामने खड़ा होना है, जो एक पूरी ब्रेन वॉशिंग कर दी जा रही है। लोगों का एक तरह का सोचना किया जा रहा है, उनको जिस तरह से उन्माद में भर दिया जा रहा है। वहां कवि की रैशनैलिटी, उसकी तार्किकता, उसका विवेक कैसे नई भाषा और नए शब्दों के साथ 21वीं सदी के प्रपंच को अपने साहित्य का विषय बनाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सारगर्भित विचार, बहुत सारे आयाम मुझे लगता है जितने शोधार्थी जुड़े हुए हैं उनको भी मिले होंगे अगर वो कभी वॉर पोइट्री पे और वॉर लिटरेचर पे काम करना चाहेंगे तो। लेकिन जो चुनौती या जिस चुनौती की चर्चा विजय कुमार जी ने अपने वक्तव्य की समाप्ति में की है, उमा जी, वही सवाल मेरा आपसे है कि ये जो मैस हिस्टीरिया है, मीडिया हिस्टीरिया है, उसके और ये अंतिम सवाल होगा मेरी ओर से, और उसके बाद अगर हमारे जो तमाम पाठक, दर्शक, श्रोता, जिस भी रूप में आप अपने आप को मानना चाहें, वो अगर कोई सवाल रखना चाहें तो जरूर रखें। हम अपने अतिथि वक्ताओं के सामने उस सवाल को रखेंगे। लेकिन मैं वापस उमा जी के पास लौट रही हूँ कि ये साहित्य रचना अपने आप में एक चुनौती हो गई इस समय, और फिर साहित्य को पाठकों तक पहुंचाना, ये दोनों चुनौती इस समय है। और जिस प्रकार के हिस्टीरिया की बात कर रहे हैं विजय जी, हर एंगल से दिख रहा है वो हमें इस वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में। और एक आदमी में अब दो नहीं, कई आदमी हैं और माध्यम भी कई हैं,
तो हम आम लोगों तक कैसे पहुंचे, और ये जो साहित्य का हस्तक्षेप हम चाहते हैं कि हो, युद्ध के विरुद्ध जो है एक जमीन तैयार की जा सके, वो कैसे संभव बनाया जाए। मेरे ख्याल से ये तो प्रश्न बहुत महत्वाकांक्षी है नेहा जी, की हम इस संगोष्ठी में कुछ ऐसा उपक्रम तैयार कर सकें जो लोगों को और या उनकी मानसिकता को इसके खिलाफ तैयार कर सके। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि साहित्य की भूमिका राजनीति की भूमिका से थोड़ी अलग होती है। अगर हम साहित्य को कहते हैं कि एक उसमें अमरत्व के तत्व होते हैं, तो ये अमरत्व उस लेखक का नहीं है, बल्कि उस सामूहिक स्मृति का है जो वो लेखक रचता है। और जो युद्ध करता है वो यही है कि वो सामूहिक स्मृति को नष्ट करता है। जबकि युद्ध में जो शामिल लोग होते हैं वो व्यक्ति होते हैं, और वो व्यक्ति चाहे लाखों की संख्या में हो, वो एक संख्या ही बनकर रह जाते हैं। वहाँ जीत और हार के पैमाने उस संख्या से निर्धारित होते हैं। अगर हमने यहाँ पर 26 लोगों को उन्होंने आतंकियों ने मारा था, तो अगर हमने उनके 100 मार दिए तो जैसे हम विजयी हुए। तो ये एक बड़ा अजीब सा एक पागलपन शुरू हो जाता है युद्ध को लेकर कि उसमें जीत और हार के मायने क्या है। उसमें जो जबकि जुड़ाव एक व्यक्ति के स्तर पर होता है। तो यहीं से एक साहित्य की भूमिका निकल आती है कि हम साहित्य के जरिए अपने पाठकों में या जो साहित्य के पाठक हैं उनके भीतर वो चेतना विकसित करते हैं जो उन्हें इतना संवेदनशील बनाए। मैं जैसे विजय जी ने बहुत विस्तार से बताया कि जिस तरह से और अमरेंद्र जी ने भी बताया कि लगातार चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि पिछले 2500 सालों में शायद 2300 साल ऐसे होंगे जिसमें महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं चारों तरफ, और इसमें ऐसे युद्ध भी हुए हैं जिनके कोई कारण नहीं थे। जिसमें जैसे नेपोलियन ने जो युद्ध किया उसका यही था कि क्योंकि सत्ता आ गई थी तो उसको अपना वर्चस्व स्थापित करना है। सिकंदर ने लड़ाई ली, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसको अपना ये बताना था कि वो पिता उसका वारिस है। बिना के अकारण आप जीत गए तो और विस्तार के लिए युद्ध करते थे, आप हार गए तो बदले के लिए करते थे। तो लगातार एक जो गेटे ने एक जगह कहा है कि अगर हम सत्ताओं से सेरेमनीज और युद्धों को हटा दें तो राजा तो बेरोजगार हो जाएगा। तो इसलिए राजाओं को या जो सत्ताधीश हैं उनको हमें किसी न किसी चाहे वो नए रूप में देखें तो किसी ट्रेन को खोलना होता है या दूसरी जगह पुल की उसमें शिलान्यास करना पड़ता है, तो इस तरह से उलझाए रहते हैं या फिर युद्ध करने होते हैं। मैं किसी व्यक्ति के रूप में नहीं कह रहा इसको, लेकिन ये चारों तरफ एक फितरत है कि हम अपने जैसे पद चिन्ह हर जगह स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो पत्थरों पर हो या फिर वो मनुष्यों के ऊपर हो। अब एक मैं 2 फिल्मों का जिक्र करना चाहता हूँ आपसे, हालांकि ये उसका विषय नहीं है। एक फिल्म है सत्यजीत रे की आगुन्तक। इसमें अभी आपने जब हम ये बात शुरू कर रहे थे तो आपने ये कहा कि युद्ध को आप परिभाषित कैसे करते हैं? क्या युद्ध वही है जो सीमाओं के पार लड़ा जाता है या कुछ उसके सीमाओं के भीतर भी युद्ध लड़े जाते हैं? मैं सोचता हूँ कि जिस समय में हम रह रहे हैं, चाहे वो रूस में हो, चीन में हो, भारत में हो या दूसरे कई जगहों पर, बाकायदा एक आंतरिक युद्ध लड़े जा रहे हैं जो सत्ता अपने लोगों के साथ लड़ रही है। उसमें तो जो मैं बात कह रहा था कि सत्यजीत रे की आगुन्तक के लिए, तो उसमें उन्होंने सवाल पूछता है, अच्छा ये बताओ कि पिछले दिनों की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? मनुष्य का चांद पर पहुंचना या वियतनाम का युद्ध? तो वो कहता है कि वियतनाम का युद्ध। तो क्या बात कर रहे हैं आप? वियतनाम का युद्ध चांद से बड़ी घटना है? उसने इतनी बड़ी विजय हासिल की, एक दूसरे ग्रह पर पहुंच गया, उपग्रह पर पहुंच गया। बोले नहीं, दूसरे उपग्रह पर तो कभी ना कभी मनुष्य पहुंच ही जाता, क्योंकि उसकी जो रॉकेट की टेक्नोलॉजी है वो कोई ना दूसरा भी व्यक्ति भी उसको डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है। लेकिन जो वियतनाम में हुआ है वह मनुष्यों के द्वारा किया गया है। उन्होंने एक सामूहिक
रूप में उस तमाम सत्ता का प्रतिरोध किया और उसको हराया। तो एक ये उस मानवता का ही का विजय घोष है, जो हमारा साहित्य परोक्ष रूप में स्थापित करता है। एक फ़िल्म और का ज़िक्र मैं करूँगा, जो हिंदी की फ़िल्म है आक्रमण, जिसका संदर्भ इसलिए है क्योंकि जो ये हो-हल्ला हो रहा है पिछले दिनों, उसका जैसे एक विपर्य सा रचता है। आक्रमण में एक संदर्भ है कि एक व्यक्ति लोगों को सीमा पर लड़ने के लिए रिक्रूट किया जाना है, तो वहाँ लाइन लगी हुई है कि हम जाना चाहते हैं। तो उस लाइन में एक विकलांग व्यक्ति भी खड़ा है। तो जब उसका नंबर आता है तो मेज पर बैठा व्यक्ति उसकी तरफ देखता है कि तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारे एक टाँग नहीं है, तुम सीमा पर जाके क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं उसकी दुश्मन की एक गोली तो कम करूँगा। मैं सोचता हूँ कि ये जो हमने जो नैरेटिव स्थापित किया है देशभक्ति का, उनको नहीं मालूम कि गोलियों को बनाने में कितना कम खर्चा होता है और एक मनुष्य की जान और उसकी कीमत को हमने उसके समतुल्य कर दिया है। ये जो हमने देशभक्ति का ये रंग उस पर चढ़ाया है ना इतना, ये मानवता के लिए बहुत घातक है। और इसी में इसका निकल कर आता है, फिर उनमें एक गाना है जो खूब चला उन दिनों कि फौजी आया जब गाँव में, पहनकर सूट बूट रंग रूट पाँव में। तो ये सूट बूट का मतलब क्या है? बूट का मतलब ये था कि गाँव देहात में अगर आप जाएँ, देखें, और ख़ास तौर से जो 70 जब ये फ़िल्म आई थी, तो हमारे को पहनने को चप्पलें भी नहीं होती, जूते नहीं होते थे। तो वहाँ अगर आपके पास ये बूट है, तो फौजी जो है बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे। बहुत सारी इस्तेमाल की हुई चीज़ वो लेकर आते थे, क्योंकि उनको पहनने वाले फिर भी मौजूद रहते थे। वो इतनी मूल्यवान थी उनके लिए, चाहे वो नई नहीं थी। तो ये पूरा हमें इससे उभरना होगा इस तरह से। तो और ये उस गाने की ही अगली लाइन इसको फिर सार्थक कर देती है उसके पूरे, जैसे उसकी पोल खोल देती है कि सबको था मालूम खुलेगी शाम को रम की बोतल। तो इस तरह से जो फौज में जाने का जो क्रम है, वो बस वास्तव में कोई देशभक्ति का मामला नहीं है। वो दरअसल बेरोज़गारी का मामला है। और चारों तरफ से जो हमारे जो कर्मवीर या जितने भी जो युद्धवीर जो भी योजनाओं के नाम दे दें आप, जब उनकी भर्ती होती है, तो वो कोई शौर्य स्थापित करने या वहाँ अपना पराक्रम दिखाने नहीं जाते। वो इसलिए वहाँ उमड़ते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें अपने यहाँ कुछ करने को नहीं है। हमारी पूरी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, उस पर वो तमाचा है कि यहाँ पर 400 लोगों के लिए हमें 4 लाख लोग जो है उमड़ कर आते हैं, या किसी रेलवे में भर्ती के लिए लाखों लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो इन सब से बहुत बचने की हमें ज़रूरत होती है। ये और युद्ध जो है हमें हमें जैसे एक मोतियाबिंद सा हमारे ऊपर मढ़ देता है। हमें नहीं पता होता, हम सोचते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो तरह-तरह के जो मीडिया द्वारा संचालित या आईटी सेल द्वारा जो प्रेरित जो वीडियोज़ किसी न किसी बहाने आते रहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी साझा करके जैसे हम अपनी देशभक्ति स्थापित कर रहे हैं। इससे बचाने की बहुत ज़रूरत है और इससे बचने का एक ही क्रम है, पढ़ना। लोग अगर हम देखें कि लगातार जो उस सवाल हम पढ़ने से विमुख होते जा रहे हैं। हमारे अगर किसी भी फौजी से, किसी भी पुलिस वाले से, किसी भी राजनीतिज्ञ से या किसी से भी कभी पूछिए कि आपने कौन-सी किताब पढ़ी, किस गैलरी में आप कभी घूमने गए, कौन-सा आपने संगीत सुना, तो वहाँ पर वो एक बड़े अजीब तरह से आपको देखेंगे। ये यही हमारी सब कलाओं की उपलब्धि है। अगर हम इसको किसी तरह से बढ़ा सकें, और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत प्रायोजित ढंग से उसको ओझल करने का उपक्रम यहाँ चारों तरफ चल रहा है। तो पता नहीं मुझे उदास या निराश होना चाहिए या नहीं, लेकिन बहुत ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि पिछले 10, 15, 20 वर्षों से जो हम देख रहे हैं, तो वो तो एक ढलान की ही स्थिति है। युद्ध को हम साहित्य में कितना उसका प्रतिरोध रच पाएँगे, वो कम से कम मुझे तो बहुत आसान नहीं लगता। निश्चित रूप से। और उमा जी,
हम सब स्वतंत्र हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए इस विषय में। तो निश्चित रूप से अगर आपको निराशा या हताशा लग रही है, मुझे लगता है कुछ जरूर होंगे जिनको एक उम्मीद भी होगी कि शायद ये जो अब तक जो साहित्य रचा गया है युद्ध को लेकर, वो आने वाले समय में युद्ध को रोक सके, हालांकि और या युद्ध की कम से कम विभीषिका कम कर सके, हम सीख सकें इतिहास से, युद्ध के इतिहास से, युद्ध की कविताओं से, युद्ध के गद्य से। और मुझे लगता है कि काफी समय हो गया है और अब अंतिम चरण जो है हमारे कार्यक्रम का कि अंशु तिवारी जी आके धन्यवाद ज्ञापन करें, उसके लिए उन्हें आमंत्रित कर लेना चाहिए। हम अपने पाठकों की भी धैर्य की परीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन मुझे लगता है बहुत सार्थक चर्चा रही है। और अंशु जी आमंत्रित हैं अब आप कि हमारे तमाम अतिथियों का और श्रोताओं का जो है वो धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। सर्वप्रथम आज का जो विषय है वो काफ़ी गहन बिंदुओं पर चर्चा का विषय रहा है। हमने विभिन्न साहित्यकारों टॉल्स्टॉय, गिरीश अस्थाना, गरिमा, जगदीश चंद्र, विवेकी रॉय, अज्ञे से लेकर तमाम साहित्यकारों ने जिन्होंने साहित्य पर, युद्ध और साहित्य पर लिखा है और युद्ध से संबंधित विभिन्न पक्षों को उठाया है, उस पर चर्चा इस गोष्ठी में किया है, जो बहुत ही सार्थक रहा है। और यह जो पूरा जो चर्चा का जो मूड रहा है, प्रश्न उत्तरी शैली में रहा है, तो इससे विभिन्न पक्षों को हमने समझा है। इसके लिए मैं अपने अतिथि वक्ताओं को सादर धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम मैं विजय कुमार सर को, जिन्होंने जो ग्लोबल विलेज की परिकल्पना थी, जिसमें हमने सोचा था कि सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन इसमें तकनीक के साथ जो युद्ध के जो नए आयाम जुड़े और वो जो सब कुछ अच्छा सोचा था हमने, उससे हट करके जो क्या कुछ बुरा हो रहा है, उसमें साहित्य को किस तरीके से उस स्थिति को समाहित किया गया है, उन विभिन्न पक्षों को सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमा शर्मा सर ने साहित्य और कला जो है किस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध को प्रभावित, युद्ध के विभिन्न आयामों को रोक नहीं सकती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किस तरीके से जनता में, पाठकों में जागरूकता के द्वारा विभिन्न विषयों को पढ़ करके विभिन्न युद्ध से संबंधित विभिन्न विषयों को पाठकों के समक्ष ला करके साहित्य या कला जो है वो मन पर पाठक के चित्त को परिवर्तित कर सकती है, उन विषयों पर प्रकाश डाला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समयों में आपको मैं फिर से या फिर हम सभी श्रोतागण सुन सकेंगे। अमरेंद्र सर ने युद्ध की एक श्रृंखला बताई है कि युद्ध के साथ किस तरीके से पूंजीवाद जुड़ा हुआ है, बाजारवाद जुड़ा है, और किस तरीके से एक मार्केट तैयार किया गया है युद्ध में, जहाँ पे आम जनता, जो सिर्फ आम जनता ही पिसती है, और उसको साहित्य में किस तरीके से प्रेषित किया गया है, इन विषयों पर सर ने विस्तृत आयाम से हमें बताया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत गहराई से सोचना भी चाहिए, और चूंकि मैं तो इस प्रोफेशन में नई हूँ, तो सर मेरे लिए एक बहुत रिसर्च का विषय है, और मैं कोशिश करूंगी इन विषयों पर मैं आगे लिखूं और पढ़ूं काफ़ी बड़े स्तर पर। इसके बाद मैम, मैं विजय शर्मा मैम, जो इस सृजन संवाद की व्यवस्थापिका हैं, संस्थापिका भी हैं, मैम थैंक यू सो मच। आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर इन विभिन्न गहन विषयों पर हमने चिंतन किया, इसको चिंतन ही कह सकते हैं, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। नेहा मैम, आपने बहुत ही सधे धैर्यपूर्ण शब्दों में इस सभा को, इस मंच को संचालित किया। मैम आपसे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच मैम। मैं आशा करती हूँ कि आप कि आगे आपका यह सहयोग हमें मिलता रहेगा। साथ ही साथ में मीडिया और पोस्टर बनाने वाले तन्मय सोलंकी जी, स्ट्रीम यार्ड संचालन के लिए अनुराग रंजन जी को तथा अन्य मीडिया सहयोगी बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ, तथा तमाम श्रोतागण
जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे थे, धैर्यपूर्ण ढंग से सुन रहे थे, और जिनके कमेंट्स हमें मिल रहे थे, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।